हेलो, माय नेम इज़ साक्षी एंड आज हमारा जो विषय है, आज जो हमारा डिस्कशन है वो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है। अक्सर एक प्रश्न आता है कि ये बताइए सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है और इस मत का विश्लेषण कीजिए, बताइए कि कैसे और क्यों शुक्ल साहब जो हमारे हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य हैं, उन्होंने क्यों कहा कि ये कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान है। मतलब जबकि दोनों सिद्धांत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिर भी शुक्ल साहब इसमें कितनी समानताएं देखते हैं और आपका दृष्टिकोण क्या है इस सिद्धांत को देखने का। तो ठीक है, शुरू करते हैं। दरअसल इतना हैवी शब्द इसमें मिलता है कि हम थोड़ा जाते हैं डर और हम अपनी कदम पीछे हटा लेते हैं, जबकि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत बहुत ही सरल है। तो शुरू करते हैं क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। तो एक पंचलाइन याद कर लीजिए आप कि क्रोचे साहब ने कहा कि सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, बस इतना याद कर लीजिए। और उसके बाद आप थोड़ा परिचय दीजिए। पहले क्रोचे का हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं। क्रोचे साहब का जन्म इटली में नेपल्स में होता है, सॉरी थोड़ा भूल गए थे। हाँ, तो क्रोचे का जन्म जो है वो इटली के नेपल्स में होता है। 1855 से लेके 1962 तक उसका जो है टाइम पीरियड है। अब वो रोम विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है। और जो उसकी थोड़ी आस्था थी, मतलब आस्था क्या, वो थोड़ी चला गया था नास्तिकता की तरफ। अब वो फिर से पुनः दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तमाम प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करता है रोम विश्वविद्यालय में। तो उसकी थोड़ी खोई हुई आस्था फिर से आती है और वो चीज़ों को सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। जैसे अरस्तु और प्लेटो के सिद्धांत में प्रत्येक सिद्धांत बड़ा इम्पोर्टेंट था, आइडिया ऑफ थॉट बहुत इम्पोर्टेंट था, वैसे ही क्रोचे के सिद्धांत में चेतना का बड़ा अहम रोल है। जी हाँ, अगर क्रोचे के सिद्धांत में चेतना की क्रियाएं आप समझ लिए तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत जो है 2 पैसे का आप बता लेंगे। तो शुरू करते हैं हम चेतना। क्रोचे साहब ने कहा कि जो चेतना है वो परम सत्य है, बाकी दुनिया में सब कुछ खत्म। चेतना क्या है? सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, देखते हैं, जिस चीज़ से आप देखते हैं, जैसे ये हवा है, ये हवा हम क्यों कैसे महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि आई हैव चेतना, आई हैव सेंस ऑर्गन कि हम महसूस कर पा रहे हैं। ये चेतना है, बस ज़्यादा उलझिए मत शब्दों में। तो चेतना की उसने 4 क्रियाएं बताई। चेतना की 4 क्रियाएं। पहले हम इसका पार्टीशन थोड़ा समझ लेते हैं। सैद्धांतिक क्रिया और व्यवहारिक क्रिया, 2 मुख्य क्रिया। सैद्धांतिक क्रिया को, थ्योरेटिकल एक्शंस को उसने 2 भागों में बांटा। एक सहजानुभूति अभिव्यंजना, इंट्यूशंस, एक्सप्रेशंस, एक औदाकरण, ठीक। और व्यवहारिक क्रिया को भी उसने 2 भागों में बांटा। एक सामान्य स्वेच्छाचलित क्रियाएं और दूसरा नैतिक क्रियाएं। अब पार्टीशंस को आपने समझ लिया, सैद्धांतिक क्रिया, व्यवहारिक क्रिया। सैद्धांतिक क्रिया के 2 भाग कौन कौन से? सामान्य सहजानुभूति, सहजानुभूति अभिव्यंजना, और दूसरा औदाकरण। और व्यवहारिक क्रिया 2 भाग कौन कौन से? पहला सामान्य स्वैच्छिक नॉन वॉलंटरी एक्शंस और दूसरा नैतिक क्रिया। अब हम इन क्रियाओं को समझते हैं, अंदर घुस के समझते हैं। तो सैद्धांतिक क्रिया का जो पहला क्रिया है वो है सहजानुभूति अभिव्यंजना है, इंट्यूशंस, एक्सप्रेशंस, इसको हम समझते हैं। तो सहजानुभूति अभिव्यंजना क्रिया में वो कहता है कि ये चेतना के पहले स्तर की क्रिया है, यानी जो भी आपको इंद्रिय बोध होता है वो सहजानुभूति अभिव्यंजना है। कैसे? कि आपके कानों में संगीत की आवाज़ जा रही है, आप चित्र देख रहे हैं, ये हवा पीछे, हमारे पीछे हवा चल रही है, हम हवा को महसूस कर रहे हैं। किसके द्वारा?
सहजता से अनायास द्वारा भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सहजानुभूति अभिव्यंजना है। ये सहज रूप से जो आपको महसूस हो जाए वो सहजानुभूति है। शब्दों को तोड़ दीजिए, अर्थ समझ जाएंगे। अब हमने महसूस तो कर लिया, हमने हमारे कानों में गीत गया। अभी इस स्तर पर यानी चेतना के पहले स्तर पर सहजानुभूति अभिव्यंजना के स्तर पर हमने अभी तक हमने विश्लेषण या अपनी तर्क या बुद्धि का समावेश इसमें नहीं किया है। जब हम इस हवा का विश्लेषण करने लगेंगे और जब उस संगीत जो संगीत बाहर से आ रहा है हमारे कानों में, उस संगीत के ध्वनियों को पकड़ने लगेंगे कि ये बताओ ये किसकी आवाज़ है, तब वो चेतना की पहली क्रिया से निकलकर, अनुभव की क्रिया से निकलकर बुद्धि के क्षेत्र में समावेश हो गया। यानी वो अब औधाकरण में आ गया, कॉन्सेप्ट पे आ गया, समझने पे आ गया, विश्लेषण करने पे आ गया। चेतना की दूसरी क्रिया औधाकरण, यानी आप अब तर्क और बुद्धि लगाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फलाना चीज़ हुई तो हुई कैसे, ये हवा बह रही है तो पता ही है पूर्वैया बह रही है या पक्ष में। ये चेतना की सैद्धांतिक क्रिया की दूसरा स्तर, यानी चेतना की दूसरा स्तर। अब चेतना की थर्ड स्टेट को हम समझते हैं। तीसरे स्तर पर समझेंगे तो व्यवहारिक क्रियाएं। अच्छा ठीक है, व्यवहारिक क्रियाएं में पहला है कि समान स्वेच्छा चलित क्रियाएं, नॉन वॉलेंटरी एक्शंस। ये जो क्रियाएं हैं ना, दरअसल ये जीवन की उपयोगिता पक्ष से जुड़ी हुई हैं। उपयोगिता पक्ष से जुड़ी हुई है यानी आप व्यवसाय करते हैं, आप जीविकोपार्जन करते हैं, तो जो पक्ष प्रधान होता है ना, जीवन का जो पक्ष, जो क्रिया प्रधान होती है, ये उपयोगिता पक्ष, ये क्रियाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, ये समझ लीजिए बस सामान्य अर्थ में। आप जब नैतिक क्रिया आती है, व्यवहारिक क्रिया में दूसरी जो क्रिया है वो नैतिक क्रिया। नैतिक क्रिया में क्या होता है, क्योंकि क्रोचे साहब दर्शन शास्त्र, क्योंकि ये जो नैतिक क्रिया है आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ी होती है, नैतिक मोरल वैल्यूज से जुड़ी होती है, तो क्रोचे साहब इसको दरकिनार नहीं कर पाए। हालांकि क्रोचे के सिद्धांत में इनका अस्तित्व बहुत अधिक नहीं है, इनके बिना भी काम हो जाता है, लेकिन क्रोचे साहब ने इसको महत्व दिया और इसे आध्यात्मिक स्तर से जुड़ा होने के कारण, और क्योंकि ना दर्शन शास्त्र नीति शास्त्र से जुड़े होने के कारण उन्होंने नैतिक क्रिया को भी महत्व दिया और इसका भी रखा। तो ठीक है, अब थोड़ा हम क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सहजानुभूति इक्वल टू अभिव्यंजना, अभिव्यंजना इक्वल टू रचना, जो भी मूर्ति कला, कला और जो भी अभिव्यक्त होता है, रचना। तो अब अभिव्यंजना को समझने के लिए हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा, संवेदना और अभिव्यंजना, सहजानुभूति, ठीक है, इन शब्दों को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्रोचे साहब ने संवेदना को चेतना से अलग किया। क्यों अलग किया? उन्होंने कहा कि जो संवेदना मिलती है ना, वो अमूर्त रूप में होती है। जी हाँ, संवेदना हमें जो मिलती है वो अमूर्त रूप में होती है। मतलब ये हवा को अगर मैं जो संगीत हमें मिल रहा है ना, वो अमूर्त रूप में हमारी सेंसेशन ने ग्रहण किया, लेकिन अब उसे रूप कौन देता है? उसे तो रूप हमारी चेतना देती है। जब उसे चेतना आइडेंटिफाई करती है, जो बाहर संगीत आ रहा है, जो हवा बह रही है बाहर, उसे महसूस कौन करेगा? उसे चेतना महसूस करेगी। और चेतना महसूस कैसे करेगी? कल्पना के थ्रू महसूस करेगी, कल्पना के थ्रू उसे महसूस करेगी। तो जो संवेदना है उसने आरूप रूप ग्रहण किया, उसे मूर्त रूप दिया किसने? चेतना ने। और वो क्या हो गई? फिर सहजानुभूति हो गई। और सहजानुभूति को जो अभिव्यक्त कर दिया गया शब्दों में, चित्रों में, रंगों में ढाल दिया गया, वो अभिव्यक्ति पक्ष हो गया उसका। तो इतना लोग आप लोग समझ के अब कला सृजन की प्रक्रिया समझते हैं। तो बहुत सिंपल, अमूर्त संवेदनाओं का ग्रहण और उसके बाद चेतना सक्रिय हुई, सहजानुभूति हुआ, हमने महसूस किया, अभिव्यक्त हुआ। एक सिंपल उदाहरण में आप ये समझिए कि एक नायक है, बाइक लेके जा रहा है बैंक रोड पे, और नायक अचानक से अपनी बाइक को रोकता है। जी हाँ, और बाइक रोकने के बाद उसे
एक उसके चेहरे पे एक चूनर अचानक उड़ के आती है, तो बाइक रोका, हमें महसूस हुई क्रिया, अमूर्त रूप में संवेदना महसूस हुआ, उसने बाइक रोका, छटपटाया, सहज अनुभूति। अब वो क्या करेगा, वो चूनर जो उसके चेहरे पे आई है उस चूनर का विश्लेषण करेगा कि किसकी है चुनर, ये नायिका की चुनर है या फिर किसकी है, बूढ़ी दादी की है, ये सब विश्लेषण करेगा ना भाई। तो वो जो है वो हो गया अभिव्यंजना। अब वो चुनर पहचान लिया करे ये तो हीरोइन की चुनर है, तो अब गाना गाएगा चुनर चुनर चुर, तो वो उसका अभिव्यक्ति पक्ष जो हो गया वो अभिव्यक्त हो गया उसका। तो सहजानुभूति, अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति पक्ष ये हो गया। तो बहुत घटिया उदाहरण दे रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो जो ये क्रियाएं हैं ना, ये क्रोचे साहब ने कहा कि ये मानसिक स्तर पर ही पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। अगर अभिव्यक्ति ना भी हो तब भी काम बन जाएगा। और क्रोचे साहब ये भी कहते हैं कि दरअसल ये जो सहजानुभूति होती है ना, सभी मनुष्यों में समान रूप से होती है। अंतर हमारा सिर्फ ये होता है कि सघनता का अंतर होता है, कोई ज़्यादा महसूस करता है, कोई कम। मतलब गुणों में उन्होंने अंतर नहीं किया, ये उनकी बहुत बड़ी कमी भी थी। आगे चल के ये उनके लिए नकारात्मक पक्ष भी होता है। तो अभिव्यंजना सिद्धांत के नकारात्मक पक्ष को अब हम थोड़ा समझ लिया जाए। तो नकारात्मक पक्ष ये है कि क्रोचे साहब ने कहा कि जो रचना है ना, कला की जो रचना हुई ना, वो अभिव्यक्त ना भी हो तो भी काम चल जाता है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि आप रचना का जब अभिव्यक्ति पक्ष ही नहीं होगा, आप मानसिक स्तर पर उसे सब पूर्ण कर देंगे, तो जब अभिव्यक्ति नहीं होगा तो पाठक और समाज के बीच वो संबंध कैसे निर्मित करेगा, मतलब हाउ। और दूसरा फिर तीसरा पक्ष, और फिर इसी से रिलेटेड, अभिव्यक्ति नहीं होगी तो विचारों और अनुभूतियों में आप अंतर कैसे करेंगे, आप तो फंस जाएंगे ना कि कौन सी गुणात्मक पक्ष से कौन ज़्यादा बेटर है, कौन सा खराब है, कैसे। जब अभिव्यक्ति होगी तभी तो आप मूल्यांकन कर पाएंगे चीज़ों का। और तीसरा है कि कला समाज निरपेक्ष अगर होगी तो उस पर अनुशासन नहीं रह जाएगा। कला निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। कला विधाओं का भी इसलिए क्रोचे साहब ने अस्तित्व नकार दिया। थोड़ा सा सिमिलैरिटी करके समझते हैं कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत और कुंतक के क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत और कुंतक के वक्रोक्तिवाद सिद्धांत में समानता और असमानता के बिंदु को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा चंद शब्दों में। तो कुंतक का वक्रोक्तिवाद सिद्धांत जो है वो कला को साध्य नहीं, साधन, कला को वो साध्य नहीं मानता, वो साधन मानता है। क्रोचे का अभिव्यंजन, क्रोचे का वक्रोक्ति से कुंतक का वक्रोक्तिवाद सिद्धांत कला को साध्य नहीं, साधन मानता है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत कला को अपने आप में ही पूर्ण मानता है। दूसरा पक्ष सुनिए, कला जो कुंतक का वक्रोक्तिवाद सिद्धांत है वो कला को बाह्य पक्ष में अव्यक्त को महत्वपूर्ण पक्ष मानता है, जबकि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत तो मानसिक स्तर पर ही जो चेतना की 3 क्रियाएं हैं घटित हो जाती हैं, जब प्रगीतात्मक स्तर वो प्राप्त कर लेता है तो उसे पूर्ण मान लेते हैं। वो अभिव्यक्ति को उतना वो महत्व नहीं देते। आगे कुंतक का वक्रोक्तिवाद सिद्धांत में अभिव्यंजना का अर्थ अभिव्यक्ति के मानसिक स्तर पर रची उक्ति का बाह्य जगत में प्रकटीकरण, कुंतक का वक्रोक्तिवाद सिद्धांत, जबकि मानसिक स्तर पर कला का घटित होना क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है। दूसरा, गुणवत्ता में अंतर कुंतक के वक्रोक्तिवाद सिद्धांत में है, जबकि अभिव्यंजना क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत में गुणवत्ता का अंतर नहीं है। मतलब महान से महान कभी भी कोई रचना की है तो उसका मूल्य भी वही है, और गांव में बैठा कोई इंसान जो कविता लिखता है उसका भी मूल्य वही है। आगे वो कला के पक्षधर है। हालांकि दोनों में समानता यही थी कि क्रोचे और कुंतक दोनों का जो दृष्टिकोण था वो कलावादी था, ये समानता है। क्रोचे जो है अपने सिद्धांत, कला के सिद्धांत या सहजानुभूति अभिव्यंजना में बाहरी अलंकरण या वैचित्रवाद के खिलाफ है, जबकि कुंतक के वक्रोक्तिवाद सिद्धांत में कुंतक अलंकारवाद और वैचित्रवाद के पक्षधर हैं। तो ये कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। शुक्र साहब अपने दृष्टिकोण से कहा कि ये शायद विलायती उत्थान है, सही भी रहा होगा।
बाकी मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया होगा किताब खोलिए और पढ़िए।